जम्मू कश्मीर में डेली वेजर्स कैजुअल लेबरर्स का संघर्ष काफी लंबे समय से जारी है और जो संघर्ष कर रहे थे पिछले कुछ महीनों में उनको इसमें कामयाबी भी मिली है। जम्मू कश्मीर सरकार ने एक कमेटी जो है वो रेगुलराइजेशन को लेकर बनाई है। इसके अलावा जो पीएचई डेली वेजर्स हैं उनके जो पेंडिंग ड्यूज बढ़े हुए थे उनको भी सरकार द्वारा क्लियर करने की बात कही गई है और उन्होंने मिनिमम वेजेस को रिवाइज करने के लिए भी सरकार पर दबाव बनाया है। लेकिन इस बीच सरकार द्वारा एक बड़ा प्रोसेस जो है वो शुरू किया गया है और ये जो प्रोसेस है ये जो डेली वेजर, कैजुअल लेबर, नीड बेस्ड वर्कर, साथ ही साथ आशा वर्कर और आंगनबाड़ी वर्कर जो हैं उनके पीएफ और साथ ही साथ ईएसआईसी स्कीम के तहत पैसे कटने का है ताकि उनको रिटायरमेंट के बाद फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल सके। अगर उनका बीच में कोई परिवार का सदस्य या वो खुद बीमार होते हैं तो उनको मेडिकल चेकअप मिल सके। इसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर सरकार ने की है और पीएचई एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट ने इसका स्वागत भी किया है। लेकिन कुछ लोग जो पीएचई डेली वेजर्स भी हैं, साथ ही साथ जो आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, उनका कहना है कि उनकी सैलरी पहले से बहुत कम है, ऐसे में उनके पैसे कटेंगे तो उनको और ज्यादा नुकसान जो है वो हो सकता है। लेकिन पीएचई एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट के लोग इसको लेकर क्या कह रहे हैं उनसे बात करते हैं। राजेंद्र जी हमारे साथ हैं। राजेंद्र जी, एक बड़ा स्टेप गवर्नमेंट द्वारा लिया गया है पीएफ और ईएसआईसी का। काफी लंबे समय से कई लोगों की डिमांड थी, लेकिन ये प्रोसेस तो उन्होंने शुरू किया है लेकिन अभी भी मिनिमम वेजेस बढ़ाने को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। शानो जी, आपका शुक्रिया और आपके चैनल का। देखिए, मैं इससे पहले एक छोटी सी बात कर रहा हूँ। जिन्होंने इस चमन को उजाड़ा वही आज हम पे सवाल करते हैं कि इस चमन उजड़ा क्यों है। तो पहली बात यह है कि ये हमारे 4-5 साल पहले आने से सिस्टम ये था कि सब कुछ अस्त व्यस्त था, बिखरा हुआ था। ना वेजेस थी पेंडिंग, ना पीएफ का पता था, ना बाकी चीज़ों का पता था। अगर प्राइवेट सेक्टर में कोई काम करता उसको पीएफ की फैसिलिटी थी और ईएसआई एम्प्लॉयज़ जो है एम्प्लॉयज़ को मेडिकल क्लेम मिलता, वो सारी चीज़ें थी। लेकिन हमारे पे इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, इतने इसमें लोग काम करते हैं, जब बाकी डिपार्टमेंट कैजुअल डेलीवरी काम करता उन पर ये अप्लाई नहीं होता था। तो हमारे पिछले 3-4 साल से यही डिमांड थी कि सरकार नहीं रखना, पीएचई एम्प्लॉय यूनाइटेड ये थी सरकार नहीं रखना, हमारा पेंडिंग दे दे। हम कल कोर्ट में जाएंगे, जो 94 के बाद पीएफ कटना बंद हुआ, हम कोर्ट में जाएंगे, सरकार को 3 गुना देना पड़ेगा। अगर 7 लाख हमारा बंदा सरकार 21 लाख देगी तो सरकार कहीं ना कहीं वो सुन रही थी। उसके अलावा कई संगठन हमारे साथ ही कई संगठन जुड़े हुए हैं, उन्होंने अपन तरफ से कोशिश की, तो सरकार का ये वेलकम स्टेप है। दूसरा जो क्वेश्चन आपने ये कहा कि लोग कह रहे हैं वेजेस कम, ऑलरेडी वेजेस कम है तो वेजेस कट जाएगी। अगर थोड़ा सा पोर्शन कटेगा उसमें एक फैमिली पूरी कवर आ जाए। जैसे हम कहते हैं 3 पीढ़ी हमारी इस सरकार ने रेगुलेशन के चक्कर में खराब कर दी, हमारे माँ बाप, हम और हमारे बच्चे, उसमें तीनों कवर होते हैं उसमें ईएसआई में, कि अगर कोई प्रॉब्लम होगी अच्छे हॉस्पिटल में आपका इलाज हो सकता है। आपको जो प्रॉब्लम्स आती हैं कि हम जी अच्छे हॉस्पिटल इलाज नहीं करवा पाए, जो साथी हमारे पिछले 3-4 साल 5 साल में या 10 साल में पूरे हो गए, कहीं अच्छी ट्रीटमेंट नहीं करवा पाए क्योंकि पैसा जो सरकार देती है वेजेस बड़ी कम है। तो उसके लिए हमने ये सिक्योरिटी कवर है, बहुत बड़ा सिक्योरिटी कवर है। ये लोगों को जब अप्लाई होगा या आपका कोई नियर डियर ईएसआई में आता है तो आप उनसे समझ लीजिए कि ये कितना, हाँ वेजेस कम है, ये हमने कहा था। लेकिन एक चीज जो उस ऑर्डर में लिखी गई है उसमें कहा है कि 12% सरकार डालेगी, 0.75% भी सरकार डालेगी। आपको लगता है कि ये भी लोगों को समझना है कि सरकार भी इसमें पैसा देने वाली है? या इसीलिए तो हम कहते हैं कि जितना हमारा कटेगा, फॉर एग्जांपल 2000 हमारा कटता है या 1000 कटता है, इतने सरकार हमारा डालेगी। वो हमारा एक किस्म जमा हो रहा है बैंक में, 4000 3,000 महीने का जमा हो रहा है। उसके अलावा 0.75% हमारा कटेगा और 3.25% सरकार डालेगी जो ईएसआई की स्कीम है। लेकिन ये दोनों सिक्योरिटी कवर है किस्म के, आपको ये उन लोगों के लिए है, तो हमारे समझने में थोड़ी लोगों को शायद कंफ्यूजन आ रहा है, ये उन लोगों के लिए है जो रेगुलाइज नहीं होंगे। तो हमारी ये उम्मीद है, हमारी एक तरह से जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है उसके लिए ये स्कीम्स होती हैं, उस तरह से सरकार इसको यहाँ पे भी लागू। बिल्कुल, हमारी ये कोशिश है कि हमारी एजुकेशन तभी खत्म होगी, जैसे हमने कहा पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं, सभी साथियों को रेगुलाइज करें। खासकर पीएचई की एक एक्स्ट्रा डिमांड है कि हम लोग एसेंशियल सर्विस चाहते हैं, वो पीडीडी वालों को मिल रही है और बाकी किसी डिपार्टमेंट को इसकी फिक्र नहीं होनी चाहिए। अगर हम 24/7 काम करते हैं, अगर हम कोविड में काम करते हैं, अगर हमें छुट्टी कोई नहीं, दिन त्योहार पे छुट्टी कोई नहीं, तो हम अगर एक छोटी सी डिमांड अगर मांग रहे हैं तो वो डिमांड बाकी साथियों को, बाकी डिपार्टमेंट। आपने मुझे मिलवाया, एक आपके साथी रिटायर हुए हैं, क्या आपको लगता है कि अगर ये पीएफ और ये होता ईएसआईसीएस तो उनको आज फायदा हो रहा होता, फाइनेंशियल सिक्योरिटी एक तरह से उनकी होती? देखिए, उस साथी की मैं बात करूं,
उनके अलावा कई ऐसे साथी हैं जिन्होंने अपनी खानदानी जो उनको बाप दादा जमीन मिली थी वो बेच के अपने बच्चे पढ़ाए या बच्चियों की शादी कर दी। आज कहीं उनके पास रहने के लिए जगह नहीं है। अगर ये स्कीम पहले होती पीएफ की तो आज उसको 5-7 लाख कम से कम मिल जाता, अपना पेंडिंग मिलता, 7-8 लाख वो घर ले जाता तो घर वाले उसकी रिस्पेक्ट करते। बच्चे भी कई साथियों के बच्चे ऐसे हैं बहुत अच्छे हैं, वो कहते कोई बात नहीं आपको नहीं मिला, हम आपने हमें बड़ी मुश्किल में पढ़ाया, आपने बहुत तंगी देखी। लेकिन कईयों के बच्चे ऐसे हैं वो कहते आपने हमें रुला दिया, ना आपने टाइम से हमें पढ़ाया, ना आपने हमारे लिए कुछ किया, आज हमारे पे बोझ मर रहे हो। ये भी कंडीशन है। पीएचई डिलीवरी की बात नहीं, ऑल डिलीवरी की बात कर रहा हूँ। इसलिए पीएचई एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट खाली रेगुलेशन की बात नहीं करता। मैं वही पहले कहा जिन्होंने चमन उजाड़ा है आज वो सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन हम रफ्ता रफ्ता उस कोशिश में सरकारों से चीज लेनी शेर के मुंह से निकालने बात है। तो हम कोशिश उसमें पेंडिंग वेजेस हो, पीएफ की बात हो, ईएसआई की बात हो या वेजेस कंटिन्यू कराने के, बड़े सारे मुश्किल काम थे जो हमने कोशिश की, ईमानदार कोशिश की है। ठीक है, वो कर रहे हैं और एक नया स्टेप भी लिया। रवि जी हमारे साथ हैं। रवि जी, क्योंकि आपकी यूनियन जो है पीएचई एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट, इस पर सबकी नजर होती है, जितने भी चाहे वो आंगनबाड़ी वाले, आशा वर्कर, क्योंकि एक बड़ा एजुटेशन आप लोग लड़ रहे हैं और पहले से लड़ते आए हैं। लेकिन जो बात निकल कर आई है, जो पीएफ और ईएसआईसी की बात निकल कर आई, उसमें एक चीज बड़ी निकल कर आ रही है कि मिनिमम वेजेस। क्या सरकार को ऐसा नहीं कि पहले मिनिमम वेजेस सरकार लागू कर दे, उसके बाद वो पीएफ और ईएसआईसी की स्कीम जो है उसको लागू करे? ये लोगों का कहना है जो उनके कमेंट्स में देख रहा हूँ। बिल्कुल, पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी जो टाइम पीरियड जो है वो पूरा होने वाला है मिनिमम वेज रिवीजन का, क्योंकि मिनिमम वेज रिवाइज होती है 3 साल के बाद और 5 साल से पहले। तो अप्रैल 2022 में हमारा 75 पे जो बड़ा था इंक्रीज हुआ था, उसके बाद अक्टूबर में जो मिनिमम वेज रिवाइज हुआ था और अक्टूबर में सरकार के 3 साल पूरे हो जाएंगे। और फिलहाल अभी सरकार ने सिर्फ फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन क्या होगी उसके लिए डिपार्टमेंट्स को लिखा है। अभी ये इतनी जल्दी इंप्लीमेंट होने वाला नहीं है, लेकिन हम लगातार कोशिश कर रहे थे और इसमें पहल कर दी है सरकार ने। आपको लगता है एक बड़ी अच्छी पहल? हाँ बिल्कुल अच्छी पहल। अगर सरकार इस पे खरा उतरती है तो इससे 2 तरह का सरकार के ऊपर दबाव होगा। एक तो इतने लोगों के ऊपर अगर ये स्कीमें लागू होती है तो अच्छा खासा फाइनेंशियल बर्डन जो है वो सरकार के ऊपर पड़ने वाला है। और सरकार हमेशा वो रास्ता ढूंढती है जिस रास्ते से आसानी से निकला जा सकता है, फाइनेंस कम इन्वॉल्व हो। इससे मुझे लग रहा है कि सरकार दूसरी तरफ भी सोचेगी, क्योंकि ये वहां तक लागू होता है जहां तक 15,000 पे आपकी मंथली सैलरी है। ये उन्हीं लोगों पे होता इंप्लीमेंट होता है जिनकी सैलरी 15,000 तक है। जिनकी 15 से ऊपर होगी उनके ऊपर ये लागू नहीं होता। और इससे ये भी होता है, हो सकता है कि सरकार मिनिमम वेज रिवाइज करके 15,000 से ऊपर कर दे ताकि सरकार इस रास्ते से बच सके। ये भी हो सकता है, सरकार कोई भी कदम ले सकती है। हमारा काम है सरकार से वो मांगना जो हमारा राइट बनता है। सरकार ने क्या देना है क्या नहीं देना ये बात की बातें हैं। सरकार ने अगर ये प्रोसेस शुरू कर दिया, उन्होंने पीएफ और इसकी बात जो प्रोसेस को करने की कर दिया, आपको लगता है कि सरकार की नीयत होगी कि वो 15,000 से ऊपर कर ले? या मैंने मतलब ये लागू करने का मतलब ये है कि नीचे जा हमें दोनों तरफ फायदा है। अगर सरकार 15,000 से ऊपर मिनिमम वेज कर देती है तो भी फायदा है, अगर सरकार ये 2 चीजें लागू कर देती है तो भी फायदा है। और जो लोग आप जैसे चर्चा कर रहे थे कि जो लोग ये कह रहे हैं कि हमारे आशा वर्कर, आंगनबाड़ी कम सैलरी है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन उनके शायद ये ध्यान में नहीं होगा कि इसमें इतना ही पार्ट जितना हमारा कटेगा वो हमारे अकाउंट में रहेगा, इतना ही पार सरकार को देना पड़ेगा। तो ये सीधा सीधा है कि अगर 10% 12% हमारा कटना है, 12% सरकार को अपने से भी देना है। और हमें 24% मिल गया, 12% हमारे खाते में हम जमा कर रहे हैं और 12 सरकार कर रही है, 24%। और उसके ऊपर लोग दूसरी बात कर रहे हैं, 12% हमारा भी कट रहा है। हाँ, और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी मिलेगा। ठीक है। और तीसरा सबसे बड़ा कारण, जैसे ये चीजें इंप्लीमेंट हो जाएंगी हम इसके ऊपर बीडीए लागू करवाएंगे। बीडीए होता है कि वेरिएबल डियरनेस अलाउंसेस, जो हर 6 महीने के बाद लागू होता है। हर स्टेट में होता है लेकिन जम्मू कश्मीर में नहीं होता। जैसे अगर ये 2 चीजें लागू हो जाती हैं और हर 6 महीने के बाद आपको महंगाई भत्ता मिलता है तो उसमें कौन सा नुकसान हो रहा है? ये सारी चीजें समय समय पर और 1 to 1 हम कोशिश कर रहे हैं कि इंप्लीमेंट हो। और अगर आपको सुन रहे हैं, मतलब मान लीजिए आंगनबाड़ी वाले सुन रहे हैं, आशा वर्कर सुन रहे हैं, नीड बेस्ड सुन रहे हैं, तो आप उनको कैसे समझाओगे कि भाई आपको फायदा ही होने वाला, नुकसान नहीं है? देखिए सीधी मैंने बड़ी बारीकी से समझा दिया। 12% मेरा कट रहा है, मान लो कि मेरा 12,81 810 रुपए मेरे कट रहे हैं। 810 रुपए सरकार डालेगी, कितना हो गया? 1620। 1620 मेरे अकाउंट में जमा हो गए, मेरे अकाउंट में होंगे, वो अकाउंट खुलेगा, अकाउंट में जमा हो गए। और उस 1600 के ऊपर
इंटरेस्ट भी आना है, तो फायदा नहीं हुआ तो नुकसान कहाँ हुआ? तो अब आपका ये लगभग 1000 रुपए का फायदा तो मुझे हुआ ना। तो आपको क्या लगता है कि मतलब सरकार अभी कर सकती है? आपको लगता है कि सरकार इसे लागू करने से पहले मिनिमम वेज लागू कर दे ताकि लोगों पे भार भी ना पड़े? मैं कह रहा हूं कि मुझे लग रहा है कि सरकार दोनों तरफ सोचेगी। सरकार कभी भी एक तरफ नहीं सोचेगी, सरकार दोनों तरफ सोचेगी, और दोनों में से कोई भी चीज इंप्लीमेंट होती है हमें उसमें फायदा होगा। दूसरा, मैं ईएसआई की बात करूं, ईएसआई में हमारा कटेगा 0.75%, मतलब कि 1 रुपया भी पूरा नहीं कटेगा, 75 पैसे हमारे कटेंगे और 3 रुपए 25 पैसे सरकार देगी, और हमारा पूरी फैमिली का मेडिकल कवर होगा, उसमें पूरी फैमिली का फ्री इलाज होगा ईएसआई हॉस्पिटल में। कोई भी, अब हमारे लोगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम डेली वेजर को क्या आती है, बड़े सारे लोगों को हमने देखा है, और जो साथी हमारे डेथ भी हो गई जो अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करवा पाए, और जिसमें हमारा जा ही कुछ नहीं रहा। अगर हम 9000 ले रहे हैं, 9000 में हम 0.5% करें तो 9 रुपए भी पूरे नहीं बनते, 9 रुपए भी मंथली नहीं देने हैं, और उसमें हमारी पूरी फैमिली का इंश्योरेंस कवर है। तो ये भी, इसमें भी कोई नुकसान जो है वो किसी को नहीं होने वाला है। आखिरी सवाल मैं इस मामले में आपसे पूछ रहा हूँ, आपको लगता है कि जो एजिटेशन आपने लड़ा, जो लड़ रहे हो आप, ये उसका पहला एक तरह से जो जिसे कहते हैं कि फल आप लोगों को मिल गया इस उमर अब्दुल्ला की सरकार में? नहीं, अभी फल मिला नहीं है, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं सरकार ने कोशिश की है। अभी फल मिला नहीं है, हम ये इतनी जल्दी कोशिश भी की, मतलब गवर्नमेंट ने ऑर्डर तो निकाला। हाँ, अभी इसके ऊपर ऑर्डर क्या होगा, अभी उन्होंने एक तरीका मतलब कोशिश की है कि हमारे ऊपर कितना वर्डन पड़ेगा। अब ये डिपार्टमेंट उसका जवाब देंगे। तो फल किस रूप में आएगा, मिनिमम वेजेस अच्छी खासी रिवाइज होगी या कि ये चीजें लागू होंगी, ये बाद में ही पता चलेगा, ये चीजें इंप्लीमेंट होंगी। आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि अभी जितने भी एम्प्लॉइज हैं जम्मू कश्मीर के, डेली वेजर्स, नीड बेस, आशा वर्कर, उनको जरा थोड़ा सब्र करना चाहिए, उनको सारी चीजें देख लेनी चाहिए उसके बाद? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कहता हूं कि जो भी हो रहा है हमारे फायदे के लिए हो रहा है। चाहे इस रास्ते से हमें क्या चाहिए, हमें फाइनेंस चाहिए, पैसा चाहिए ना, हमें अपनी सहूलियत चाहिए, वो सरकार किसी भी तरीके से दे। हमें हमारा 2 ही चीजें हमें मारती हैं, एक एजुकेशन और एक मेडिकल। आज सबसे महंगी 2 चीजें हैं, और अगर मेडिकल आगे में फ्री मिल जाता है तो उसमें मुझे लगता है कि फिर डेली वेजर के लिए एक सबसे बड़ी समस्या जो है वो कम हो जाएगी। डेली वेजर को एक टेंशन खत्म हो जाएगी कि अगर किसी को बीमार है कि मुझे पैसा नहीं है। अभी हमारा एक साथी यहाँ पे खड़ा था। सरकार की तो पहले से ही 5 लाख की स्कीम चल रही है, तो इससे क्या ज्यादा फायदा हो जाएगा? देखिए, 5 लाख की जो स्कीम है ना, उसके लिए पहले आपको एडमिट होना पड़ता है। ठीक है, उसके लिए एडमिट होना पड़ता है, उसमें टेस्ट कवर कोई नहीं होता। टेस्ट आपको सारे प्राइवेट करवाने पड़ते हैं। अगर आपको कहीं छोटी मोटी बीमारी है तो उसमें कवर नहीं होते आप, वो आपको इलाज मुफ्त में नहीं। हाँ, ये सारी चीजें समझिए। ईएसआई में अगर 10 रुपए की दवाई भी आपको लेनी पड़ेगी तो आपको मुफ्त में मिलेगी ईएसआई हॉस्पिटल से। ये सारी चीजें समझने बड़ा फायदा है जो आपको मेडिकल इंश्योरेंस में भी नहीं मिल रहा है। बिल्कुल, और जो पीएफ कटने के बाद एक बेनिफिट और मिल सकता है। हाँ। जो हम ग्रेजुएटी की बात करते हैं, प्राइवेट सेक्टर के अंदर आप प्राइवेट दुकान पे 5 साल के लिए काम करो, उसके बाद आप छोड़ दो, आप ग्रेजुएटी ले सकते हो 10 महीने की। जैसे हमारे परमानेंट लोगों को सैलरी मिलती है वैसे ही ग्रेजुएटी मिलती है। लेकिन हमारे डेली वेजर 30 साल सर्विसेज देने के बाद खाली हाथ घर चले गए हैं। तो ये भी हमें सोचना पड़ेगा कि अगर उन लोगों का 94 से लगातार ये पीएफ कटा होता तो आज वो कम से कम 18-20 लाख रुपए लेके घर जाते, खाली हाथ घर नहीं जाते। तो आप देख सकते हैं, रवि जी हैं, राजेंद्र जी हैं, बिल्कुल उन्होंने समझाया है कि किस तरीके से अगर ये पीएफ और ईएसआईसी की स्कीम लागू हो जाती है, उसका सीधा फायदा जम्मू कश्मीर में जो डेली वेजर्स हैं, कैजुअल लेबरर्स हैं, नीड बेस हैं, आंगनबाड़ी हैं, साथ ही साथ आशा वर्कर हैं, उनको मिलने वाला है। और इस चीज को उनको समझना होगा। सरकार अगर मिनिमम वेजेस भी लागू करती है तब भी उनको इसका फायदा जो है वो जम्मू कश्मीर में मिलेगा। ऐसे में सरकार ने एक बड़ा कदम जो है वो यहाँ पर उठा दिया है, लेकिन अब इसमें सरकार आखिरी फैसला क्या लेती है उस पर सभी की नजर जो है वो यहाँ पर रहेगी।